नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली स्टडी फॉर X7 में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड की मनमानी आखिर कब तक? दोस्तों, हमारी मुहिम चल रही है और इस मुहिम में आप साथ दीजिए। आपका हाथ आएगा और आपका साथ आएगा तो यह समझ लीजिए वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा। और वक्फ बोर्ड ही क्यों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस देश में लाया गया, इस देश में कांग्रेस के कुकर्मों द्वारा ये वक्फ बोर्ड और जो है ये तमाम बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारे लाए गए। ये आप और हम जब तक नहीं करेंगे तब तक खत्म नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आखिर वक्फ बोर्ड को शुरू क्यों किया गया? वक्फ बोर्ड की शुरुआत करने का कारण क्या था? ये कब शुरू हुआ? ये आप सब लोग जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये शुरू क्यों हुआ और कब किया गया। दोस्तों, 1964 की बात है। 1964 में जो है इसको शुरू किया गया और 1954 में यह अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया था। यानी इसकी नींव रखी गई 1954 में और 1964 में इसको जो है पूर्ण रूप से कानून की मान्यता दे दी गई। अब दोस्तों, इसमें हुआ क्या? मुसलमान कोई भी हो वो अपनी जमीन वक्फ कर सकता है, यानी दान में दे सकता है। अब वक्फ कर सकता है, दान में दे सकता है, ये सारी बातें तो सब तक ठीक थी। ये मामला आगे चला और कुछ भी ठीक नहीं था। दरअसल पूछे तो कुछ भी ठीक नहीं था। सब मुसलमानों के लिए किया गया, सब इस देश के कठमुल्लों के लिए किया गया। कठमुल्ले शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग चिढ़ जाएंगे कि मैं सेकुलर नहीं हूं। मैं सेकुलर हूं और मैं मुझसे ज्यादा पंथ निरपेक्ष कोई नहीं हो सकता। ये जो बोलते हैं ना धर्मनिरपेक्ष, दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष नाम की जो है चीज कोई हमारे संविधान में ही नहीं है। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान में भी पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ये जो नेता लोग हैं, इन्होंने किस तरह से इस अपने कुकर्मों द्वारा ये सब किया। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं ये बुरा कैसे है, ये जहरीला कैसे है। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो कांग्रेस के अधिवेशन में 2013-14 की बात है। उसमें राहुल गांधी को उपाध्यक्ष की पदवी दी गई थी। तो कांग्रेस का अधिवेशन जब चल रहा था तो राहुल गांधी ने एक बात कही कि मैं मम्मी के पास गया रोते रोते और मम्मी रो रही थी कमरे में। मैं खुद गया और मम्मी रो रही थी कमरे में। मम्मी ने कहा कि सत्ता जहर है बेटा। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा सत्ता का जहर किसने चखा? कांग्रेस ने। सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? कांग्रेस है। सबसे ज्यादा पेट में जहर किसके है? जिसने सबसे ज्यादा सत्ता में जो रहा, यानी कांग्रेस के। तो ये सारा कुछ सिंक्रोनाइज करके ये सामने आता है कि ये जो वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाया गया वो पूर्ण रूप से कांग्रेस के काले कारनामों को दिखाता है। अब ये कहेंगे बहुत सारे लोग, भाई मुसलमानों के लिए अच्छा कर दिया गया तो उसमें काले कारनामे कैसे हो गए? काले कारनामे ऐसे हो गए, मैं मान लीजिए सौरभ मिश्रा हूं, मेरी जमीन है लखनऊ में, मैं अपनी जमीन पर 1-2 साल नहीं जाता हूं। वहां पर क्या किया जाता है? चादर बिछा दी जाती है मेरी जमीन पर, मजार बना दिया जाता है मेरी जमीन पर, और वो मेड़, समझ रहे हैं आप, उस पर जो है इबादत शुरू हो जाती है। अब जो 2 साल बाद मैं जाता हूं तो पता चलता है कि ये जमीन तो वक्फ की है। तो आप कह रहे होंगे यार ऐसे तो तमाम जमीन पर जो है वक्फ बोर्ड कब्जा कर सकता है। हां, बिल्कुल सही है। आप पर भले ना बीती हो, बहुतों पर बीती है। अब आप कहेंगे यार इसमें कानूनी टर्म क्या है? आपके पास कागजात हैं जमीन के, पेपर हैं जमीन के, फिर कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। दरअसल आपकी जमीन के बगल में अगर कब्रिस्तान है या आपके जमीन के बगल में कुछ ऐसा वक्फ बोर्ड की कोई भी जमीन है, तो वो क्या करते हैं, अपनी चार दीवारी के पार आसपास की जमीनें कब्जा कर लेते हैं। तो हुआ यूं कि आपकी जमीन को कब्जा कर लिया गया। अब आप कहां जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, कहेंगे भैया ये हमारा रकबा है, ये हमारी जमीन है, देखिए हमारी है। तो जब कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है, हुआ क्या है भाई, तो आप उसमें कहेंगे कि साहब ऐसा है, मेरी जमीन पर चादर चढ़ाकर वहां इबादत की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट को 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया ये तो मामला धार्मिक है, हम इसको नहीं टच कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के हिसाब से 1954 के हिसाब से, 1965 के हिसाब से, माफ कीजिएगा 65 नहीं 64, मैं कंफर्म करता हूं, 1955 और 1964 के हिसाब से, 1955 1964 के हिसाब से और 1995 के हिसाब से और 2013 के हिसाब से, ये मैं कैसे हुआ मैं बताऊंगा, के हिसाब से ये जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। और आप वक्फ बोर्ड के पास जाइए, वक्फ बोर्ड से जो है अपने पेपर दिखा दीजिए, अपने कागज दिखा दीजिए, वक्फ बोर्ड आपको वापस से पैसे, माफ कीजिएगा, वापस से आपकी जमीन दे देगा। आपका माथा गर्म हो जाएगा, आप कहोगे भैया जमीन मेरी, सब कुछ मेरा, आखिर मैं क्यों जाऊं। फिर आप गुस्से में हाई कोर्ट चले जाओगे, हाई कोर्ट पर भी सेम वही जज कहेगा, सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पे भी जज वही कहेगा। अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास बलबूता है तो आप लड़ोगे, और आप कब तक लड़ोगे? आप कई सालों तक लड़ते रहोगे उस पर, कई सालों तक लड़ते रहोगे। तो बात वही होगी कि मान लीजिए आपकी दुकान है, आपकी दुकान पर कोई कब्जा कर ले और आपकी दुकान पर कब्जा करके वो क्लेम करे कि ये मेरी दुकान है, और आप कोर्ट चले जाइए, वो दुकान पर आपके कब्जा किए रहे, वो मोटा तगड़ा आदमी है, उसके पास पैसे हैं, वक्फ बोर्ड है भैया, उसके पास तमाम पैसे हैं, वो लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा। चलिए आप लड़िए, वो भी लड़ेगा। 30 साल बाद आपकी जमीन आपको मिल जाती है, मान लीजिए मिल जाती है, तो उस जमीन की कीमत आपके पास क्या रही? वो 30 साल तक उसने अपना धंधा किया, वहां से आपकी ही जमीन का प्रयोग करके अपना धंधा चलाया, और 30 साल बाद आप अपना सब कुछ खो चुके हैं, सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, उसके बाद आपकी वही जमीन आपको मिल जाती है, तो फिर फायदा क्या है? अब चलिए साहब, मान लीजिए कोर्ट नहीं जाते हैं, नहीं लड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा जाएंगे, वो कमिश्नरेट के पास एक कमिश्नरेट बना होता है बाकायदा। मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड में कमिश्नरेट होता है, वो कमिश्नरेट तय करता है कि जमीन किसकी है, किसकी दी जानी चाहिए। तो कमिश्नरेट 3 चीजें बताएगा आपको। नंबर 1 कि भैया ऐसा है, आप इस जमीन के एवज में हमें पैसे दें और जमीन आप ले जाएं, एक डिमांड करेगा पैसे की। मान लीजिए आप पैसे के डिमांड में मान जाते हैं, कहते हैं भैया हमारी जमीन 50% दे के हमें मिल रहा है, और आपने कानूनी पचड़ा सब पढ़ लिया, आपने वकील को भी देख लिया, वकील को भी पैसे दे दिए, वकील ने आपको समझा दिया, आप समझ गए, 50% आप उसको दे के चले जाते हैं, आपकी जमीन वापस आ जाती है। आपको 50% जो आपने पैसे दिए हैं वो आतंकवादी गतिविधि में लगा दिया गया वक्फ बोर्ड द्वारा, या फिर कोई और जमीन खरीद ली गई वक्फ बोर्ड द्वारा, और उसको वक्फ में कह दिया गया कि वो ये वक्फ की संपत्ति हो गई। ठीक है। नंबर 2 नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 ये होगा, आप लड़ोगे वही जो मैंने बताया कि आप 30 साल तक लड़ते रहो, 60 साल तक लड़ते रहो, जब तक जीतोगे नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं है। नंबर 3 वो कहेंगे आप मुसलमान बन जाओ, आप कन्वर्जन कर लो, आपने कन्वर्जन इधर किया, उधर आपकी जमीन वक्फ की हुई आपको वापस मिल जाएगी, आपकी जमीन वापस आए, सबसे बड़ा कन्वर्जन। तो दोस्तों कुल मिलाकर क्या हुआ? कांग्रेस ने इतने सालों तक ये क्या किया है? कभी आपने देखा हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड कभी आपने देखा कि बना हो? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में बना क्यों नहीं बना? क्योंकि हम अल्पसंख्यक नहीं थे, हम बहुसंख्यक थे। तो भैया ऐसे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, मुस्लिम का तो बना ही है। सिख पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बना? क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बना? वो किस जो है कौन से जो है ग्रह से आए हुए लोग थे कि उन पर नहीं बनाया गया? कांग्रेस पर आरोप लगता है कि कांग्रेस की अम्मा, कांग्रेस के बापा सब मुसलमान थे, आरोप लगते हैं, सोशल मीडिया पर है। बहुत बड़े बड़े वकीलों ने, उसमें एक सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने तो बड़े बड़े पोल खोल रखे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो कांग्रेस ने सब कुछ किया है, और हमारे देश के लोग कब समझेंगे? राहुल गांधी जब आज भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो बड़ा दुख होता है कि राहुल बाबू आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, जरा एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखो, अंदर झांक कर देखो, तो समझ में आएगा कि आपने और आपके परिवार ने और आपके पूर्वजों ने कितनी बड़ी गलती कर दी कि यह देश अब तक जल रहा है। उसकी सुलग रहा है, उसकी गंध से लोग घुट घुट कर मर रहे हैं।
और उसको जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा व्यक्ति आकर उस आग में पानी डालकर उसको बाकायदा जो है ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है, मैं तो बात कर रहा हूं, अभी तो कहा भी नहीं गया है, वो कह रहा है मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है उसी दिन से उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी हो पाएगा जो वक्फ बोर्ड की समाप्ति होगी। दोस्तों स्क्रीन पर एक और चीज चल रही है, आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 9717458653। इस नंबर पर आप अधिक से अधिक धन देकर, अधिक से अधिक धन देकर यूपीआई के माध्यम से आप हमें ताकत प्रदान करें। हम सैटेलाइट न्यूज चैनल खोलना चाह रहे हैं, हम सैटेलाइट पर जाना चाह रहे हैं, और आप बहुत सारे लोगों में, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे बहनों ने हमें सपोर्ट किया है, तब जाकर आज हम इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह से खड़े हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ते पहले हमारे चैनल को हैक कर लिया गया, उसका नाम एक्स स्पेस डाल दिया गया, पूरे चैनल को 3-4 दिनों में ध्वस्त करने की कोशिश की गई। वो कठमुल्लों द्वारा की गई थी, ये श्योरिटी है, क्योंकि तमाम जो है वो कठमुल्लों द्वारा की गई थी, क्योंकि माफी चाहता हूं, क्योंकि तमाम जगह से एक तरह से कहें कि हमें ब्लॉकेज करने की कोशिश की गई, तमाम वीडियोस हमारी हटा दी गई, वक्फ बोर्ड पर बनी सारी वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया, सबको ब्लॉक कर दिया गया। क्या होगा? हम लोग काम करने के लिए आगे आ रहे हैं और हमें दबाया जा रहा है। दोस्तों एक चीज और, वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने आपको इतना तो बता दिया। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भैया ऐसा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जब तक आप पर नहीं बीतेगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। आप बड़े बड़े नेताओं का एग्जाम्पल देते रहे, देख लीजिए, आप देख लीजिए आज की तारीख में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या औकात है। बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र का क्या औकात है इस देश में। क्या फोटो पर सिर्फ महात्मा गांधी ही छप सकते हैं? क्या 5 रुपए के नोट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो नहीं छापी जा सकती है? जब अरविंद केजरीवाल कहता है राम डज नॉट एग्जिस्ट, मेरी नानी कहती थी कि मंदिर मत बनवाओ, कॉलेज बनवा दो। मेरी नानी कहती थी मंदिर मत बनवाओ, कॉलेज बनवा दो, और वही आज जय श्री राम के नारे लगा रहा है और वही आप लोगों को लुभा रहा है। तमाम खेला चल रहा है और आप लोग स्वयं इसमें उलझे जा रहे हो। आप अपने बच्चों को जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं भी सिखाओगे, आप नहीं सिखा सकते। ये चीज कितना बुरा है, कितना बुरा लगता है, कभी आपने सोचा है? बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश से खत्म होगा और इसकी मुहिम हम और आप करेंगे। दोस्तों बहुत इजी काम है, बहुत आसान है, नहीं उतरना है सड़कों पर मत उतरिए। अश्वनी उपाध्याय जी, जिनको मैं मानता हूं उनको, मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं मानता हूं उनको, क्योंकि वो बिल्कुल फैक्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा, वो कहते हैं कि फेसबुक पर 5000 फ्रेंड बनाइए और 5000 फ्रेंड पूरे देश से होने चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ से होने चाहिए। उस पर एक मुहिम जगाइए, एक अलग जगाइए। आपकी आईडी आपके पास होगी, आप अलग जगाएंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग कनेक्ट होंगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो एक मुहिम बनेगी, एक मूवमेंट बनेगा। सरकार कई बार बहुत सारी चीजें चाहती है। दोस्तों सरकार कई बार बहुत सारी चीजें चाहती है, वो चाहती है कि इस देश में लोग सामने आए। एकदम से आकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश में खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने इस देश में देखा होगा कि झूठा आरक्षण खत्म होने का झूठी अफवाह राहुल गांधी अपने ट्विटर के माध्यम से फैलाता है और पूरा देश जल जाता है। कई बार झूठी अफवाहों के चक्कर में इस देश को जलाने की पुरजोर कोशिश हुई है। तो आपको लगता नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, जब जो है नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म किया जा रहा है, तो इनके नीचे लाइटर नहीं लगेगा, इनको जलन नहीं होगी, लगेगी, इनको जलन होगा, ये पीड़ित हो जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे। दोस्तों
अभी तो मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, रोज मैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुहिम चला रहा हूं। मैं रोज आऊंगा और आपको हमारा साथ देना पड़ेगा दोस्तों। हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, बहुत कम लोग मिलेंगे मेरे जैसे दोस्तों, बहुत कम लोग मिलेंगे मेरे जैसे जो बिल्कुल जो है मुखर बोल रहे हो। हमें रोज इसी फोन पर दोस्तों, इसी फोन पर रोज 50 कॉल्स आती हैं, कहते हैं आपको मार देंगे, आपको जान से मार देंगे। मैंने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई आज तक। मुझे गाली देते हैं, मां बहन की गालियां पड़ती हैं, मैंने एक एफआईआर दर्ज नहीं कराई आज तक, क्योंकि मुझे पता है मैं सिस्टम में जाऊंगा, फंस जाऊंगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं इस देश के लिए कर रहा हूं। हां, बहुत सारे मित्र ये कहेंगे कि दोस्त अपनी जान की रक्षा जरूरी है, तो भगवान श्री राम और महाकाल जिसके साथ में है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका चैनल कितनी बार हैक किया जाए वापस आएगा, उसको मारने की कोशिश की जाए वो नहीं मरेगा। दोस्तों, मैं आखिरी में जाते जाते एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कर ले। और जो यूपीआई जो नीचे दिख रहा है आपको नंबर, उस पर अधिक से अधिक धन दे, अधिक से अधिक धन दे। हाथ जोड़कर अनुरोध है, अधिक से अधिक ताकत प्रदान करें हमें। नंबर है 9717458653। इस पर आप जरूर पैसे भेजें, जितना हो सकता है आपसे, जितना हो सकता है भेजें। बने रहिए दोस्तों, ओनली स्टडी फॉर एक्स पर जो है बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।